नमस्कार। नेपाल की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। आने वाले 15 चैत्र को काठमांडू में लाठीचार्ज भी हो सकता है। इसकी पूरी संभावना बन चुकी है क्योंकि दुर्गा परसाई जी ने ऐलान किया है कि वो 15 चैत्र को काठमांडू घेरेंगे, यानी राजावादी जो लोग हैं वो काठमांडू का घेराव करेंगे राज दरबार का। याद कीजिए 2007-8 में जब 7 दलों ने काठमांडू घेरा था तो लाखों की संख्या में लोग आए थे और राजा को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ गई थी। इस बार 15 चैत्र को भी दुर्गा परसाई जी ऐसा ही करना चाहते हैं, राजा को वापस लाना चाहते हैं, नारायण हिटी को घेरना चाहते हैं। आपने पिछले 4-5 दिन पहले जो प्रोटेस्ट नेपाल में हुए थे राजावादी लोगों की तरफ से, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और दुर्गा परसाई जी ने कहा है कि इस बार ये संख्या लगभग 5 गुने ज़्यादा हो सकती है, लाखों की संख्या हो सकती है। और दुर्गा परसाई जी ने ये भी कहा कि हम एक और जनयुद्ध की शुरुआत करेंगे राजा को वापस गद्दी में बिठाने के लिए। यानी साफ क्लियर लग रहा है कि दोबारा से वही स्थिति बनने वाली है जो एक समय में राजशाही और कम्युनिस्टों के बीच में हुआ था, यानी जन युद्ध। अब दोबारा वही हो सकता है। उस समय जन युद्ध की शुरुआत की थी कम्युनिस्टों ने, लेकिन अब जन युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं राजावादी लोग, क्योंकि राजावादी लोगों का मानना है कि नेपाल में राजशाही आनी चाहिए दोबारा से। और दोस्तों, मेरे समझ से भी आनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ विदेशी एनजीओज जो कन्वर्जन करवा रहे हैं नेपाल में वो खा जाएंगे नेपाल को, इसलिए राजशाही आना काफ़ी जरूरी है। हालांकि मैं लोकतंत्र को भी समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उस लोकतंत्र को समर्थन करता हूं जो हिंदू बौद्ध लोगों के हितों की रक्षा करता हो। नेपाल में लोकतंत्र आया तो हिंदू और बौद्ध लोगों के हित को नुकसान हुआ और कुछ विदेशी धर्म के मानने वाले लोगों को फायदा हुआ, तो ऐसे लोकतंत्र का क्या करना। लोकतंत्र का मतलब है सबको बराबरी, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं हुआ। नेपाल के मूल निवासी हिंदू बौद्ध वही कमजोर पड़ गए इस लोकतंत्र संविधान की वजह से। तो अब देखते हैं कि 15 चैत्र को दुर्गा परसाई जी एक बड़े प्रोटेस्ट की शुरुआत नेपाल में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हालांकि मेरा मानना है कि नेपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो मैं राजावादी का समर्थन करता हूं, दूसरी तरफ मैं ये मानता हूं कि नेपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेपाल में एक बड़ी जन क्रांति फिर शुरू होगी जिससे नेपाल की जो विकास की रफ्तार है वो घट जाएगी। यानी दुविधा में राजशाही आना भी जरूरी है, लोकतंत्र रहना भी जरूरी है, जनयुद्ध होना भी जरूरी है और जनयुद्ध नहीं होना भी जरूरी है। कारण जनयुद्ध हुआ तो नेपाल की जो विकास की रफ्तार है वो घट जाएगी, नेपाल फिर एक बार युद्ध की तरफ चले जाएगा, और युद्ध की तरफ नहीं जाता है तो नेपाल में राजशाही नहीं आएगी। नेपाल में राजशाही नहीं आएगी तो नेपाल का धीरे धीरे पूरी तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा, यानी प्राचीन सभ्यता का देश नेपाल समाप्ति की ओर चले जाएगा। यानी दोनों तरफ फायदे, दोनों तरफ नुकसान। जनयुद्ध हो तो फायदा भी है, नुकसान भी है, ना हो तो फायदा भी है, नुकसान भी है। अब देखना है कि दुर्गा परसाई जी क्या कर सकते हैं। इधर एक सुवेदी जी हैं जो कि राजा के खास थे। अब वो किसी पार्टी से संपर्क नहीं रखेंगे, बल्कि डायरेक्ट उतरेंगे मैदान में राजा के समर्थन में। राजेंद्र लिंगदेन भी तैयार हैं, यानी इस समय बड़े जो नेता हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं एक बड़े जन आंदोलन को शुरू करने के लिए। दोस्तों, ये स्थिति बहुत गंभीर है। 1996 से नेपाल में जनयुद्ध की शुरुआत हुई, 2008 में जाके वो जनयुद्ध कहीं समाप्त हुआ। उसके बाद भी सीट के लिए खूब टकराव हुआ। अब स्थिति ये आ चुकी है कि अब राजा वर्सेस लोकतंत्र, इसके बीच टकराव है। हालांकि राजा भी लोकतंत्र ही देता है, लेकिन अब का लोकतंत्र कुछ दूसरे ढंग का है और राजा के समय में लोकतंत्र कुछ दूसरे ढंग का था। यानी नेपाल में स्थिरता आने के चांस नहीं लग रहे हैं। देश में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन सरकारों को बदलने के प्रोटेस्ट इतने भारी नहीं होते।
क्या होता है, भारत जैसे देश में कांग्रेस की सत्ता जाएगी तो बीजेपी की आएगी, बीजेपी की जाएगी तो कांग्रेस की आएगी, यानी चुनाव प्रणाली बरकरार रहेगी। लेकिन नेपाल से तो डायरेक्ट चुनाव प्रणाली को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है, राजशाही को लाने की कोशिश की जा रही है। ये राजशाही नेपाल के लिए फायदेमंद है। लेकिन पहले ये जानिए फायदेमंद कैसे, क्योंकि राजा के समय में भ्रष्टाचार कम था, नेपाल की अर्थव्यवस्था दुनिया में 80 नंबर पे थी। इस समय नेपाल की अर्थव्यवस्था इतनी घटी कि 120 नंबर पार कर गई है, पीछे हो गई। मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि राजशाही के समय में नेपाल की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा लोग विदेशों में नहीं थे, घर ही पे काम कर रहे थे, यानी कुछ न कुछ रोजगार मिलता रहता था। अब ये स्थिति हो गई है कि रोजगार के लिए सबको विदेश भागना पड़ रहा है। तो वेट करते हैं 15 चैत्र का कि ये जो प्रोटेस्ट होंगे राजशाही के समर्थन में, ये कितने बड़े स्तर तक जाते हैं। कहीं ये प्रोटेस्ट बड़े स्तर पे ना आ जाएं। अगर ये बड़े स्तर पे आते हैं तो फिर लाठीचार्ज भी होगा और गोलियां भी चलेंगी, और फिर राजावादी जो शक्तियां हैं उनको भारत चीन जैसे देश हथियार भी दे सकते हैं लोकतंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए। और जब उनको हथियार मिलेंगे तो नेपाली सेना एक्टिवेट होगी और तब फिर एक बार जनयुद्ध की शुरुआत होगी नेपाल में। हम क्यों कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर है? सोचिए, देश यदि गृह युद्ध में चले जाता है तो देश का कितना नुकसान होता है। राजा वीरेंद्र ने 1975 में विदेशी इन्वेस्ट के लिए दरवाजे खोले तो नेपाल में लगातार धीरे धीरे करके फैक्ट्रियां खुलने लग गई थी। लेकिन जैसे ही नेपाल में राजशाही समाप्त होती है, नेपाल में फैक्ट्रियों का अंत शुरू हो जाता है, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिरने लग जाती है। कहने का मतलब है स्थिति गंभीर है। जनयुद्ध हो तो नुकसान, ना हो तो नुकसान। जनयुद्ध होता है तो आर्थिक नुकसान होगा, नहीं होता है जनयुद्ध दोबारा से तो धार्मिक नुकसान होगा। और आपको पता है नेपाल हिंदू और बौद्ध दो धर्म स्थली देश है, यानी हिंदुओं का भी एक पवित्र स्थान है और बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ ही है। इस देश का कन्वर्जन हो जाए ये अपने में बड़े शर्म की बात है। और कुछ विदेशी एनजीओ को सोचना चाहिए कि वो नेपाल का कन्वर्जन करवाने पे उतारू हैं, भारत का कन्वर्जन कराने पे उतारू हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। आइए वेट करते हैं 15 चैत्र का। धन्यवाद।